हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी NIOS का डीएलएड का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि हमने 501 शुरू किया है। 501 में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया। चैप्टर नंबर 3 का हमने हाफ चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिया है। अब बाकी का जो आधा है वो हम आज ख़त्म करेंगे आज की वीडियो में। तो चैप्टर का नाम था, आपके नाम है चैप्टर नंबर 3, शिक्षा एक मौलिक अधिकार। ये चैप्टर हमने कर लिया था लास्ट, हमने ये चैप्टर ख़त्म किया था, छोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, अब आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। आई होप कि आपने पहले का जितना भी था उसको रिवीजन कर लिया होगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हो जो इसकी पहले की है। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये है बच्चों आपका, ये क्या है देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अब आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आप देखो, आरटीई 2009 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें से कुछ प्रावधान के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ क्या बोलूँ, ये बोलूँगी तो ये किसी भी जैसे एक घर को बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है ना, उसको टिकाने के लिए, उसी तरीके से एक शिक्षा संस्थान या स्कूल या विद्यालय या शिक्षा को देने के लिए बच्चों को एक 4 पिलर की ना ज़रूरत होती है। 1 2 3 4, उसी से फिर घर टिकता है। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका बच्चों के अधिकार। ये इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के क्या क्या राइट्स है। ये एज अ टीचर ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा आता है बच्चों की अध्यापक की भूमिका तथा उसके कर्तव्य। अब अध्यापक ऑब्वियस है ना, ज्ञान किससे कौन देगा? बच्चे अगर टीचर ही नहीं होंगे तो ज्ञान का क्या मतलब है? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोफेशन से टीचर होते हैं उन्हीं को ही टीचर कहा जाता। मदर भी टीचर होती हैं, फादर भी टीचर होते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी टीचर होते हैं। जो आपको ज्ञान दे रहा है ना, वही आपका गुरु है, वही आपका शिक्षक है। उसके बाद है विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन। अब उसको मैनेज कैसे करोगे भैया? टीचर हो गए पढ़ाने के लिए और बच्चे हो गए पढ़ने के लिए, चाइल्ड हो गया, टीचर हो गया। अब उसको मतलब क्या मैनेज कैसे करोगे आप? किस तरीके से आप अपना जो आपने टारगेट फिक्स किया है, बच्चों को ज्ञान देना है, तो उसको किस तरीके से देना है, कब तक देना है, कितना टाइम देना है, तो उसके लिए भैया आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम का, रिसोर्सेज का, सब कुछ का। उसके बाद आपका आता है लास्ट में बच्चा ये पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेशक। अब जो भी आपने रिसोर्स है, जो भी आपके पास चीज़ें थी, उससे आपने बच्चों को एजुकेशन दी। अब वो एजुकेशन जो शिक्षा आपने दी, जिस पर्पज़ से ये पूरा स्कूल खोला गया है, अब क्या वो जो आपने शिक्षा दी वो बच्चों तक पहुंची? बच्चों को ज्ञान अर्जन हुआ? बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ? तो उसका काम कौन करेगा भैया? ये मूल्यांकन काम करेगा उसका। और पाठ्यचर्या कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो बच्चों को। तो भाई एक स्कूल के लिए एक शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये 4 पिलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हैं DSSB में, इतने KVS में भी आए, क्योंकि RTE वाला ना KVS में, ये हर जगह है, हर टीचिंग एग्जाम में मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे भी। तो सबसे पहला है बच्चों के अधिकार। बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित है। अब क्या क्या अधिकार बच्चों को दे रखा है देखो। संयुक्त राष्ट्र घोषणा, संयुक्त राष्ट्र तो पता आपको होगा ना, UN, पता ही है ना UN क्या होता है। अब इसका डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये सब डिटेल में बताने के लिए ना फिर टाइम चाहिए होगा, इतना टाइम होता नहीं है, फिर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। बच्चों के अधिकार, अब बच्चों को जो जो UN ने अधिकार दिया है और जो हमारे भी RTE के अंदर ये अधिकार बच्चों को दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या है? इसको पढ़ लो आप, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है बच्चा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे कर लो। अब इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, पर लैंग्वेज इतनी इजी है ना कि आपको इसमें समझाने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं। आप एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप इसको पढ़ लो पॉज करके, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि ये कि 6 वर्ष से अधिक आयु के अपने प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया। देखो ये क्या कह रहा है, एक दो ऐसे हैं जो उसमें बताने की ज़रूरत है कि जो बच्चे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई शुरू करी, ठीक है, 6 साल में वो फर्स्ट क्लास करेगा, जैसा कि हमारा RT में है, और उसके बाद तो उसने 6 साल में फर्स्ट क्लास कर ली, लेकिन जब वो 7 साल का हुआ तो वो दूसरी क्लास करने, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी, उसको करना नहीं था या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसने सेकंड क्लास को स्किप कर दिया, ठीक है। 1 साल के बाद वो लड़का अब चला जाएगा, अब वो 8 साल का हो गया, ठीक है। 6 साल में उसने फर्स्ट में किया, 7 साल में वो सेकंड में जाएगा, सेकंड इसने स्किप कर दिया, अब 8 साल में उसको लग रहा है कि उसको दोबारा से उसको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद उसको एडमिशन किस में दिया जाएगा? थर्ड में, है ना, या सेकंड में? नहीं, उसको थर्ड में ही दिया जाएगा।
ये हमारा आरटी में प्रावधान है, ठीक है। जिस एज में बच्चा है उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे उसने कोई क्लास छोड़ी हो चाहे ना छोड़ी हो, डिपेंड नहीं करता उस पर। हाँ, उससे पहले 3 महीने का एक कोर्स कराया जाता है बच्चों को उसके लायक बनाने के लिए, उस क्लास के जिस क्लास में जाने वाला है। यदि किसी बच्चे को राज्य के अंदर या बाहर वाले विद्यालय में, ये भी इजी पढ़ लोगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करें बच्चों को। हाँ, जब बच्चा कहीं जाएगा, अलग स्कूल में जाएगा भाई, या 5वीं के बाद भी जब बच्चा दूसरे स्कूल में आया तो फिर आपको उनको क्या देना पड़ेगा, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये इसका फुल फॉर्म भी याद करना, टीसी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये बच्चों को देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्कूल प्रोवाइड कराएगा जब बच्चा स्कूल छोड़ेगा। आयु प्रमाण पत्र एक, हाँ ये भी है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है किसी बच्चे के पास तो भी उसका ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होगा। पहले ये था कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन नहीं करते थे, लेकिन अब करना पड़ेगा, ये आरटी का प्रावधान में लागू है। इवन स्कूल में टीचर्स हेल्प करेंगे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट उसको दिलाने में, ठीक है। अंतिम तिथि के समाप्त, हाँ अगर जैसे एडमिशन कराते हैं तो डेट होता है ना फिक्स कि हाँ भैया 30 मार्च तक कराना है या 5 अप्रैल तक कराना है, तो उसके बाद भी अगर कोई बच्चा लेना चाहता है एडमिशन तो उसको एडमिशन देने के लिए आप मना नहीं कर सकते, ये आरटी के तहत बोला गया। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते, इसके बारे में तो खैर आपको पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, है ना। उसके बाद एक्टिविटी का क्वेश्चन आंसर है, दैट्स इट। फिर बच्चों ये है आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व, जैसा अध्यापक होगा, मतलब जैसे अध्यापक होंगे वैसा ही विद्यालय होगा। जैसे आप हो आपके बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे। ये तो आपको भी पता है कि बच्चे ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा ना टीचर्स की बात मानते हैं। अगर टीचर ने बोल दिया कि भैया पानी से आग जला सकते हो, तो बच्चा यही कहेगा कि हम, मेरी मैम ने बोला है, मेरे सर ने बोला है पानी से आग हम जला सकते हैं, हम पानी से आग जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद मम्मी डैडी का वो उतना नहीं सुनेंगे जितना वो आपकी बात को मानते हैं। तो इसीलिए टीचर का सही होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप पढ़ लो एक बार, इसमें भी कुछ बताने की ज़रूरत और समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो पढ़ लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये वही है अध्यापक के कर्तव्य, देख लो। समय पर आना है, बच्चों में आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आप एक्स्ट्रा ध्यान दोगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामाजिक परिवर्तन के कर्ता के रूप में कार्य करना, समाज में चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है। बच्चे तो चेंज लाते हैं, बच्चे को चेंज करने का काम किसका है, बच्चों को ज्ञान देने का काम किसका है, हमारा है। तो भैया मेन पिलर कौन हुआ, बताओ, कमेंट में अपना आंसर कर लो, ठीक है। अब बच्चों सुनो, एक बात और है, अगर ये जैसे मैं आपका ना एक चैप्टर 2 वीडियो में उसको मैं कवर करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक में कराऊंगी तो वो वीडियो बहुत लंबा होगा, ऑलमोस्ट आप लगा लो 1 आवर की तो वीडियो बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 घंटे की वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक ही क्लास में पूरा लेसन एक दिन में करवा दूँगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप ही लोगों के लिए कि एक दिन में आपको पढ़ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता होगा, एक दिन में ना मोनोटनी सी आ जाती है कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेना, मुझे कमेंट में बता देना जैसा भी आपको ठीक लगे। विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन, अब ये क्या है, ये देखो, ये तीसरा स्तंभ आ गया। पहला था ना बच्चा, दूसरा था आपका टीचर, और तीसरा आ गया विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन। अब ये क्या कह रहा है, सुनो। 2009 आरटी, इस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक या मानदंड पूरे नहीं होते। इसका अर्थ है कि विद्यालय में अनिवार्य ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल को मान्यता तब दी जाएगी जब उसमें नॉर्मल चीज़ें हों। कहने का मतलब है कि पढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, कि स्कूल क्लासरूम चाहिए, तो एटलीस्ट क्लासरूम हो, टीचर्स हों और थोड़े बहुत रिसोर्सेज हों, ठीक है। ये सब हैं तो मान्यता प्राप्त होगी। अगर ये सब भी चीज़ें नहीं है, आधारभूत ढांचागत ही नहीं की शिक्षा देने के लिए, मान लो कि ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, ठीक है, क्लासरूम ही नहीं है, तो फिर काय का फिर आपको ये प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये कह रहा है कि आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए स्कूल को मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। ये 2 से 3 बार DSSB के क्वेश्चन में उसमें रिपीट हुआ है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन है। उसमें था ऑप्शन, मैं आपको बताती हूँ, एक में माँ, विद्यालय और परिवार और टीचर, ये 4 थे शिक्षक। इनमें से एक पे टिक लगाना था, तो ज़्यादातर बच्चों ने परिवार पे लगा रखा था। परिवार गलत है, पहला माँ है, ठीक है। यह जानकर आप प्रसन्न होंगे कि विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होंगी तथा प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य माता पिता के वर्ग से चुने जाएंगे। अब बच्चों, विद्यालय की प्रबंधन समिति यानी कि SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, पता भी होगा आपको कि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो कि इसमें पहले काम देख लो, उसके बाद बता दूँ तुम्हें। विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करना, ठीक है, विद्यालय का कार्य करना,
और विद्यालय विकास योजना को तैयार करना तथा उसे अनुशंसित करना का काम भी, योजना तैयार करने का काम भी एसएमसी का है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना, जो भी राशि स्कूल को प्रोवाइड हुई है उसको मॉनिटर करना कि कहाँ पे कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु मिशनरी का काम करना। अब यहाँ पे मिशनरी का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्या समझाती हूँ। सबसे पहले तो समझो बच्चों, एसएमसी का छोटा सा बता रही हूँ मैं आपको, पूरा नहीं बताऊंगी। ये एक प्रबंधन, एक समिति है जिसमें कि पेरेंट्स और आपके टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है। 75% इसमें पेरेंट्स ही होते हैं, 75%। और टोटल जितने भी मेंबर हैं ना उसमें से 50% का, टोटल 50% मतलब आधा उसमें फीमेल का होना इंपॉर्टेंट है। ये आरटी में बोला गया है 50%। ठीक है। 75 तो पेरेंट्स रहेंगे और टोटल 100 में से 50 जो होंगी, 50% वो होंगी आपकी फीमेल। ठीक है। आरक्षित है इसी पे, मतलब मदर। अब इसके अलावा है बच्चा, हाँ ये क्या कह रहा है कि ये आपसे ये कह रहा है कि जो मिशनरी है, मिशनरी वर्ड का ना ये ज़्यादातर ईसाई धर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ईसा मसीह को जो फॉलो मानते हैं और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाके कि आप ये धर्म का प्रचार करते हैं और उस धर्म में लोगों को मतलब जो आना चाहते हैं उसको मिलाते हैं। तो ये होता है मिशनरी का काम। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एसएमसी एज अ मिशनरी काम करेगी, मतलब ये क्या करिए, आरटी के मिशनरी, यानी कि आरटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाई तुमको जो है ना ये अलग अलग घर पे तुम जाओगे और पूरे समाज में जाओगे और वहाँ पे लोगों को इसके बारे में आरटी का प्रचार प्रसार करोगे, पढ़ाई की वैल्यू समझाओगे और बच्चों को इसके अंदर शामिल करने का काम एसएमसी का है। तो इसीलिए कहा गया है कि मिशनरी का काम करती है। जैसे वो ईसा मसीह के बारे में बताते हैं ना, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें लोगों को कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, उस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षक अधिकार 2009 में जो ये हमारा मिशनरी वर्ड यूज़ किया गया है वो एसएमसी के लिए, किसके लिए यूज़ किया गया है, याद रखना, मिशनरी वर्ड एसएमसी के लिए यूज़ किया गया है कि जगह जगह पे जाके आरटीई का प्रचार करते हैं, सो दैट कि बच्चे एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में आए, पेरेंट्स जागरूक हो। याद रखना। ठीक है। इतना ही करो, बाकी एसएमसी का डिटेल में आपको आगे वाले चैप्टर्स में है, बहुत डिटेल में, अभी नहीं बताऊंगी, अभी बस आप इतना ही याद रखो। उसके बाद बच्चों लास्ट पिलर है आपका पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं। पाठ्यचर्या क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये देखो। पाठचर्या बाल केंद्रित तथा बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, ऑलरेडी आप सब जानते ही हो। इतनी लचीली होनी चाहिए कि विभिन्न योग्यता को और अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंधित बच्चों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सके। लचीला है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और पाठ्यचर्या समावेशी को हो ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके। आपको पता है ना कि आप समावेशी शिक्षा है कि जिसमें जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं और नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, तो भैया सिलेबस भी अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ठीक है। उनके लिए भी हो, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आप जो बच्चे पूरी तरीके से फिट हों सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रख के नहीं, जो बच्चे विकलांग हों या जिनको कम दिखता हो, जो जैसे कि आपकी बीमारी हो गई, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, अभी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है। डिसीज़ होती हैं, तो उनसे ग्रसित बच्चे जो होते हैं उनको भी ध्यान में रख के आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये इतनी सक्षम हो कि बच्चों के ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा का विकास कर सके। ठीक है। पाठचर्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का भैया समक्ष, मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी का ज्ञान, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का विकास हो सके, ऐसा बनाओ पाठचर्या। ठीक है। जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं करता उसकी कोई बाहरी परीक्षा नहीं ली जाती। ध्यान से देखना, प्रत्येक बच्चे को अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाएगा, परंतु इसका यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं कि मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता की प्राप्ति आपको बहुत ध्यान देना होगा, यद्यपि इसमें कोई उत्तीर्ण या अतुर्ण प्रणाली नहीं। क्या कह रहा है कि देखो तुम एग्ज़ाम तो लोगे, बिना एग्ज़ाम के तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने कितना कर लिया और किस बच्चे को और कराने की ज़रूरत है, बट तुम इसमें किसी को फेल नहीं कर सकते। ठीक है। सारे बच्चे पास होंगे। आगे क्या हो जाता है कि जब बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो एक ना जो बच्चे मतलब कम नंबर से पास हुए हैं या जिनको और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनका एक अलग से लिस्ट जो है वो आगे क्लास में पहुंच जाता है। अगर आपने प्राइवेट में काम किया है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और फिर उन बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं और एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है उन बच्चों के ऊपर। ये कह रहा है आरटी कि देखो तुम फेल तो नहीं करोगे और पेपर भी लोगे और फेल भी नहीं करोगे, लेकिन जो बच्चे मतलब वीक हैं उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देने का काम भी टीचर्स का है। तो ये होता है, फेल नहीं होता, पता है ना आपको 8वीं तक। ये है क्रियाकलाप द्वारा अधिगम तथा अन्वेषण की भावना का विकास करना चाहिए। अधिगम लर्निंग, अन्वेषण यानी कि खोज, क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो आरटीई में 4 मेन पिलर बताया मैंने आपको,
बच्चे, टीचर, विद्यालय, पाठचर्या और मूल्यांकन, ये क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम बहुत अच्छी तरीके से देख लेना बच्चों, राइट्स देख लेना बच्चों के, और अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका क्या रोल है एज ए टीचर, ये ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली, क्या कह रहा है, 2009 एक राज्य से दूसरे राज्य में इन नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। इन नियमों को 8 भागों में विभाजित किया गया। हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की ना बच्चा सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें एक जगह थोप नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज हो सकती है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार का मानक नियम प्रलेखन अपनी वर्तमान अवस्था में निम्नलिखित उल्लेख करता है, क्या करता है। अब इसको अब ध्यान से पढ़ो और इसको समझो, इसमें भी कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए 2009 में, ये पड़ोस विद्यालय की भौतिक सीमाएं, मतलब कहाँ पे होना चाहिए, आपको पता नहीं कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए हर उनके जहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की चीज़ें इसमें बताया गया है, ठीक है। राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य हैं उनके शिक्षा के लिए, ये इसमें बताया गया। आप इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। ये बाकी 11 यहाँ पे और हैं, ये भी पढ़ लेना, ये भी इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में है। प्रत्येक बच्चे के लिए अपेक्षित आयु प्रमाण दस्तावेज, सभी विद्यालयों के लिए ये वे शर्तें, मतलब इजी लैंग्वेज में। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, समझने में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। प्रारंभिक भाग क्या कह रहा है, देखो, इस अधिनियम के प्रारंभिक भाग में शिक्षा के अधिकार के नियम की मुख्य अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है। क्या भाई, देखो, अधिनियम क्या है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम। अधिनियम क्या है, क्या तात्पर्य है अधिनियम से, ये लाइन पढ़ लो, दैट्स इट। आंगनबाड़ी, नियत तिथि, अध्याय भाग, अनुसूची का अर्थ क्या है इसमें, बालक, बच्चा किसे कहते हैं, ये आया, ये DSSB के क्वेश्चन पेपर में आया था कि इनमें से निम्न में से किस वर्ग वाले बच्चों को बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है। विद्यालय संचयी रिकॉर्ड से क्या अभिप्राय है, व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर आधारित बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। हर तरीके का रिकॉर्ड होगा, ये नहीं कि सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका खेल कूद, उसका नेचर कैसा है, सब एवरीथिंग। स्कूल मैपिंग क्या है बच्चों, ये DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, स्कूल मैपिंग क्या है। विद्यालय अवस्थिति की इस प्रकार योजना बनाना कि सामाजिक व्यवधान व अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे के अधिकार, क्या कह रहा है ये, देखो, उन विद्यार्थियों को जिनका दाखिला विलंब हो पाया है विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक विशेष प्रशिक्षण देंगे ताकि वे बच्चे शैक्षिक तथा भावनात्मक दृष्टि से कक्षा के शेष बच्चों की सफलता जुड़ सके। यह प्रशिक्षण 3 महीने के लिए होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी वापस एडमिशन चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने सेकंड की पढ़ाई छोड़ दी और एज हो गई है उनकी थर्ड वाली, तो उनको थर्ड में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन सेकंड की पढ़ाई को पूरा करने के लिए उनको 3 महीने का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें कि वो बच्चा थर्ड, मतलब सेकंड क्लास को कवर करके थर्ड में जाने योग्य बन सके। रहता वो एडमिशन उसका थर्ड में ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसे एक कोर्स कराया जाएगा। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये क्या कह रहा है, देखो, खंड 4 की प्रथम शर्त के प्रयोजन से विशेष प्रशिक्षण। अब ये क्या कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्थानीय अधिकारी। अब आप कहोगे कि मैम ये स्थानीय अधिकारी क्या होता है, बच्चों ये एक एक वर्ड को ना डीप समझो, उसकी मीनिंग को समझो, तभी तुम आगे समझ पाओगे, वरना नहीं, पॉसिबल ही नहीं पाएगा, रटाफिकेशन होगा, नहीं कर पाओगे। स्थानीय अधिकारी के अंदर आता है आपका ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, आपका ये नगर निगम, ये इसके अंदर आते हैं। जो इनके अंदर ये अधिकारी काम करते हैं उसको ही स्थानीय अधिकारी कहा जाता है। उन बच्चों की पहचान करेगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है और नीचे दी गई रीति के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करेगी। इनका काम क्या है भैया, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC बताया था ना मैंने आपको, स्थानीय अधिकारी की, जो बच्चों को ज़रूरत है विशेष प्रशिक्षण की उनको लाने का काम इनका है, ठीक है। ये विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से अभिकल्पित आयु अनुकूलित अधिगम सामग्री पर आधारित होगा, जो शैक्षिक अधिकारी खंड 29(1) में द्वारा अनुमोदित होगा। विशेष प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम या तो स्कूल प्रशिक्षण में होगा अथवा सुरक्षित आवासीय स्थानों पर कराया जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि जो विशेष कार्यक्रम जो 3 महीने का कोर्स है वो कराया जाएगा, वो कहाँ, या तो तुम स्कूल में करा लो एक्स्ट्रा टाइम पे, अदरवाइज किसी भी ऐसी जगह पे करा लो जो मतलब कोई घर वर ऐसा ले लो जो सुरक्षित हो, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि विद्यालय में कराओ। ये यहाँ कर लिया। न्यूनतम अवधि 3 महीने की होगी, कम से कम 3 महीने होना इंपॉर्टेंट है, और अधिकतम इसका आकलन आधार पर मानते हुए 2 वर्ष, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, न्यूनतम 3 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, पर ज़्यादातर इसको बढ़ाते हैं नहीं, ख़त्म कर देते हैं। अब देखो कोई, मैं तो नहीं कहूँगी कि सारे इसको बस ऐसे ही ख़त्म करते हैं, पर मोस्टली ऐसा होता है ना कि एक फॉर्मेलिटी की तरह इसको ख़त्म कर देते हैं। बच्चे ने समझा नहीं समझा मैटर नहीं करता, अपना काम कराया निकल लिए। दिस इज़ रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर ये काम नहीं है हमारा। तो ये हमारा काम है कि भैया बच्चों को, उनको सच में अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो उनकी दिक्कत को सॉल्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जब तक उनकी दिक्कत नहीं सॉल्व हो रही तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ध्यान रखना बच्चों आप इस विशेष प्रशिक्षण को पश्चात जब बच्चा ये आना चाहिए यहाँ पे कि पश्चात जब बच्चा अपनी आयु अनुकूलन कक्षा में प्रवेश पालेगा तो भी कक्षा में उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उन अन्य बच्चों को सफलतापूर्वक, ऑब्वियस है ना कि आप जब उन बच्चों को शिक्षा दे दी गई है वो क्लास में गया तो भी थोड़ा तुम एक्स्ट्रा ध्यान दो, क्योंकि ऑब्वियस पूरे क्लास के साथ उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा उसको अभी, तो उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने का काम भी टीचर का ही है। ठीक है। राज्य सरकार के कर्तव्य, अब ये देखो आरटीई के अधिनियम 2009 केंद्र तथा राज्य के लिए कुछ उन्होंने नियम और कानून बनाए, देख लो इसको एक बार। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ लो, क्या है नहीं है एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, पता होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों आपका ये स्थानीय अधिकारी की, अब ये क्या कह रहा है, राज्य सरकार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके निवास स्थान से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी पर और 8वीं तक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय होना ज़रूरी है। क्या कह रहा है देखो कि 1 से लेके 5वीं तक का जो क्लास है जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ उनके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 6 से लेके 8 तक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये DSSB के क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, पेपर में आया है, DSSB से उठाओ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, NIOS वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें पूछा गया था कि 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय कितने किलोमीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है, तो भाई 1 किलोमीटर पे, और 6 से 8वीं तक के लिए भाई 3 किलोमीटर पे एक स्कूल होना इंपॉर्टेंट है। ये काम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, ये सेंट्रल लेवल पे काम नहीं होगा, ये दायित्व दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद है बेटा रिकॉर्ड का रख रखाव, स्थानीय अधिकारी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें नगर पंचायत, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत ये सब आता है। अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों का जन्म से लेकर जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो पाते रिकॉर्ड रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थानीय अधिकारियों को है। वो ये जो रिकॉर्ड है वो स्कूल से लेते हैं। ठीक है, टीचर हमारा रिकॉर्ड बनाती है, मतलब सॉरी हम बच्चों का रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड चला जाता है ये स्थानीय अधिकारी को, उनको दिखाना पड़ता है। इस रिकॉर्ड को हर साल ना अपडेट किया जाता है। ठीक है, कि हाँ बच्चा ने कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, छोड़ तो नहीं दिया, सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों है, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि यदि कहीं भी किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी सूचना स्थानीय अधिकारी को दी जाए। ऑब्वियसली टीचर का काम है ये, जैसा कि बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न, विद्यालय में प्रवेश से मना कर देना इत्यादि। इवन पेरेंट्स भी उन पे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ टीचर। स्थानीय अधिकारी से ये अपेक्षा है कि वह विद्यालय मध्याह्न भोजन की व्यवस्था मॉनिटर करे। वे मध्याह्न भोजन पता है ना आपको, मिड डे मील, अब इसके बारे में आप आगे चल के ना पढ़ने वाले हो, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, इसका 2021 में नाम चेंज करके रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, मत भूलना। ठीक है, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो 3 वर्ष के लिए तैयार होगा। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि SMC जो अपना ये कार्यक्रम तैयार करती है स्कूल के लिए वो कितने साल के लिए, तो ये याद रखना 3 साल के लिए। इसमें आधारभूत आवश्यकताएं, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता जैसे आवश्यकता अनुसार अध्यापक या मुख्याध्यापक की नियुक्ति तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताएं सम्मिलित है। अब वो क्या क्या काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें वो मेंशन करती हैं, वो इसमें शामिल है। ठीक है, और है इसका, हम इस योजना के निर्माण में प्रबंधन समिति की सहायता कर सकते हैं। टीचर क्या कर सकती है इसमें, प्रबंधन समिति की हेल्प कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्तव्य। क्या है कर्तव्य, वैसे तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो बट फिर भी एक बार और पढ़ लो कि कर्तव्य है क्या। देखो, जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उसे एक अभिरक्षक के रूप में समझा जाता है। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम भैया किसका, उसकी मतलब लागू करने का काम, और ये देखना कि हाँ वो जो RTE में जो प्रावधान है, जो शिक्षा का अधिकार है वो बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी रक्षा करने का काम भी आपका ये जिला शिक्षा अधिकारी का है। अभिरक्षक वही जो रक्षा करता है। विद्यालय का संचालन इस अधिकारी की देखरेख और निर्देशन के अंतर्गत होता है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण में एक अध्यापक की भूमिका भी आधार्य होती है क्योंकि अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य मानव संसाधन के रूप में काम करता है। ऑब्वियस है ना बेटा, अगर आप लोग ही ढंग से काम नहीं करोगे तो कौन सा अधिकारी क्या उखाड़ लेगा, ये बताओ।
टीचर ही नहीं बच्चों को ढंग से कराएंगे तो क्या होगा। अगर हाँ टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली कि हमारा काम है, हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, नॉट ओनली हमारी क्लास में अगर हमें एक्स्ट्रा भी मिलते हैं तो हमें उनको अच्छी तरीके से पढ़ाना, उनको ज्ञान देना, उनका मार्गदर्शन करना, ये टीचर का काम है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ ना तो आपको लिटरली बता रही हूँ, आपका क्या बोलूँ, पूरे देश का भला हो जाए। आप इन द सेंस कि सभी टीचर्स हो गए, ऑब्वियस है आप ये कर रहे हो तो आप वही टीचर हो, ऑलरेडी हो, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के सभी उन बच्चों की पहचान करें और सूची बनाएं जो विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं तथा पड़ोस के विद्यालय की पहचान करें और बच्चों को उनसे अवगत कराएं, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको पढ़ाने का काम, उनको स्कूल भेजने का काम कि भैया देखो तुम्हारे पास में ये स्कूल है, तुम जाओ वहाँ पर बच्चे का एडमिशन कराओ, ठीक है। ये टीचर का है। विद्यालय प्रबंधन समिति, अब ये क्या कह रहा है, ये देखो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रबंधन समिति बच्चों के अभिभावक में से ही बनाई जाएगी जिनकी संख्या 75% की होगी, है ना। बताया था मैंने आपको, एसएमसी में 75% जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। अब इस समिति का काम क्या है ये देखो, इसमें कुछ भी आपको समझाने लायक नहीं है, हाँ लेकिन पढ़ ज़रूर लेना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काम क्या है, और समझ लो इसे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कहीं लिख लो। फिर ये क्रियाकलाप है, दैट्स इट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखो, अध्यापकों की योग्यताएं क्या है ये देखो, किसी राज्य में यदि अध्यापकों की कमी होती है तो नियुक्तियों के लिए इन अर्हताओं में थोड़ी ढील दी जाती है, परंतु कुछ न्यूनतम अर्हताएं अवश्य ही होनी चाहिए। देखो, ये तो आपको पता ही होगा ना कि एक टीचर बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, DLED, BLED और डाइट और BTC और आपका BEd, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट इन केस अगर नहीं है और टीचर की कमी हो रही है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में टीचर्स को, उस केस में वो भी इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट को कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, स्टेट जो गवर्नमेंट होगी आपकी उसको इन्फॉर्म करोगे, एंड देन वो कोई टीचर आप ले सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसको वो कोर्स करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। ये इसमें है, ठीक है। इसमें भी आगे पढ़ोगे डिटेल में, भी बस इतनी लाइन है। उसके बाद है बेटा पाठचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन। राज्य सरकार यह अधिसूचना जारी करेगी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद SCERT, NCERT होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है, SCERT स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। जो राज्य की शैक्षिक अधिकारी है पाठ्य पुस्तक तथा पाठचर्या तथा अधिगम सामग्री तैयार कराएगी। यह संस्था सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराएगी, जैसे सेवाकालीन हाँ, जैसे कि आप लगा लो, जैसे जो बच्चे आप लोग दिल्ली में होंगे, आप लोगों ने ना दिल्ली डाइट किया है, हमने यूपी से डाइट किया है हमने, तो ये स्टेट जो है करा सकती है, ठीक है, कराती ही है, करा क्या सकती, कराती। जैसे दिल्ली में होता है, हमने SCERT से डाइट करी है कि नहीं, तो वही आपका BEd के साथ भी होता है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BEd किया है, हमने यूपी से किया है, हमने हरियाणा से किया है, तो अलग अलग जो है वो ये शिक्षा का कार्यक्रम चलाएगी और बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम करेगी भाई पाठचर्या के। और हाँ, एक और चीज़ कि राज्य को ये पूरी छूट है कि वो अपने स्कूल में स्टेट लेवल वाला जो बुक, अपना स्टेट का कोई बुक चलाना चाहते हैं तो वो चलाएं, अदरवाइज़ वो NCERT को फॉलो करें, डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। तो ज़्यादातर राज्य जहाँ तक है वो अपनी ही बुक्स चलाती हैं, ठीक है। जैसे अभी बिहार की बात करूँ तो बिहार का अपने क्लास 1 से 5 तक की बात करूँ या आगे तक की बात करूँ तो उनका अपना बोर्ड है, अपनी तरीके से वो किताबें अलग होती हैं उनकी। आपकी NCERT अलग है, SCERT अलग है, ठीक है। अगर आप BPSC की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी फॉर्म निकला हुआ है, तो आपको SCERT पढ़नी पड़ेगी बिहार की भी, ठीक है। उसी तरीके से हर स्टेट का, KVS में सिर्फ NCERT फॉलो की जाती है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे काम करती है, तो वो किसी स्टेट का क्यों फॉलो करेगी भाई, ठीक है। SCERT जो नेशनल लेवल पे हो गया, SCERT जो आपका स्टेट लेवल पे काम करती है। N का मतलब नेशनल, S का मतलब स्टेट। प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण होने पर 1 महीने के अंदर विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा अगर जिस बच्चे की पूरी हो गई, उसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी करना इम्पॉर्टेंट है कि हाँ देखो भैया इस बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट कर ली। प्रारंभिक शिक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करेगा कि बच्चे ने निर्धारित सभी अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए। बताया था, यह प्रमाण पत्र बच्चे के संचयी रिकॉर्ड को दर्शाए तथा यह स्पष्ट करेगा कि निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बच्चे की उपलब्धि क्या क्या रही है। जैसे संगीत, नृत्य, वो रिकॉर्ड आपको बताएगा कि हाँ जो बच्चा है ये इस प्रगति, इस उसमें आगे है, इस फील्ड में आगे है, ये डांस अच्छा करता है, ये गाती अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, इस तरीके से, या ये बच्चा वीक है, इसको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरा रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। संचयी रिकॉर्ड जो आपको बच्चे के समग्र विकास का आकलन करने में अत्यंत सहायक होगा। संचयी रिकॉर्ड को और आप जब पढ़ोगे तो आप उसको पढ़ के एक बच्चे का क्या सीन है वो सब बता दोगे, कैसा है नहीं है वो सब आप बता सकते हो। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य स्तर आयोग का गठन किया है,
ठीक है। बहुत से राज्यों ने, सारे राज्यों ने नहीं, एक राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पर तो काम करती है, लेकिन राज्य स्तर पर भी आयोग बनाए गए हैं जो बच्चों के अधिकार का सुरक्षा करती है। ऐसे राज्यों में जहाँ बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य स्तरीय आयोग का गठन नहीं हुआ है, राज्य सरकार वहाँ ऐसे आयोग गठित करने के लिए एक आवश्यक कदम उठा रही है। जब तक ऐसा नहीं होता, राज्य सरकार का एक आंतरिक अधिकारी का गठन कर रही है। जब तक कि स्टेट लेवल पे वो नहीं हुआ है, जिस राज्य में नहीं हुआ है कि कोई आयोग नहीं बना गया, उस जगह पे ये आंतरिक अधिकारी का गठन वो कर रही है, ठीक है। जिसे शिक्षा अधिकार प्रशिक्षण अधिकारी की REPA, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। बस इतना याद करना है आपको, ठीक है। REPA का फुल फॉर्म याद रखना, शिक्षा अधिकार प्रशिक्षण अधिकारी, इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट्स इट। अधिकारों के प्रकार, अभी क्या कह रहे हैं देखो। अधिकारों को 2 सामान्य प्रकारों में बांटा गया है। 2 सामान्य प्रकार, अधिकारों को 2 समान भागों में बांटा गया है। एक वह अधिकार जो बच्चा का कानून के अंतर्गत स्वायत्ता व्यक्ति के रूप में समर्थन करता है, तथा दूसरा वह जिनका उद्देश्य बच्चों को उन पर किए जाने वाले अपराध क्षति से बचाना है, ठीक है। अब देखो ये 2 कानून कौन से हैं, ठीक है। बच्चों को 2 तरीके के अधिकार प्राप्त है। बच्चों को क्या अधिकार है, देखो ध्यान से समझो। देखो, एक हो गया बच्चा कि बच्चे को खाने का, खेलने का और घूमने फिरने का पूरा अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार ये दे रखा है कि भैया अगर ये खाना, खेलना और पीने का अधिकार अगर तुमको नहीं दिया जा रहा है, तुमको इससे वंचित रखा जा रहा है, तो बच्चों को उसके प्रति आवाज़ उठाने का अधिकार है। पहला तो तुम्हारी ये अधिकार है। दूसरा, अगर तुम्हें ये अधिकार से वंचित रखा जा रहा है तो तुम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। उस अधिकार जो तुमको नहीं मिल रहा, जो तुमको वंचित रख रहा है, तो तुम उसको एक दंड दिलवाने का काम बच्चा कर सकता है, ठीक है। पहला तो अधिकार दिया गया है। दूसरा, अगर वो अधिकार उसके तक नहीं पहुंचा जा रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी, बच्चे को नहीं, जो उस तक वो अधिकार नहीं पहुंचा रहा है। इन शॉर्ट, अगर भैया पेरेंट्स है, तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो, तुमने काम काज पर लगा रखा है, बच्चों का अधिकार का हनन हुआ ना, तो भैया दंडनीय अपराध है। अपराध तो है ही, बिल्कुल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या 2 अधिकार कौन से। एक तो अधिकार की ये बच्चे को अधिकार, दूसरा अगर अधिकार नहीं माना या अधिकार बच्चों तक नहीं पहुंचाया गया तो भैया जिसने नहीं पहुंचाया उसको ये अपराध, इसको दंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चा ये कि क्या कह रहा है, इन अधिकारों को क्रमशः सशक्तिकरण के अधिकार तथा सुरक्षा के अधिकार कहा जाता है। कनाडा का एक संगठन बच्चों के अधिकार को 3 वर्गों में बांटता है। कनाडा का संगठन कितने वर्गों में बांट रहा है, देखो। प्रावधान, सुरक्षा, भागीदारी, कुछ भी नहीं है, बस एक बार पढ़ो समझ जाओगे। बच्चों को जीवन स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, ये नॉर्मल लैंग्वेज में है, कुछ नहीं है ऐसा, इसको सिर्फ समझ लो, दैट्स इट। कनाडा में बस कितना याद रख लेना बच्चा, 3 है, ठीक है, याद रखना। प्रावधान, सुरक्षा, भागीदारी, छोड़ना नहीं कुछ भी। इसी प्रकार द चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बच्चों के अधिकारों को 2 भागों में बांटता है। ये क्या है, CRIN क्या है ये बच्चा, चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसने भी बच्चों के अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया। पहला, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, इनका संबंध उन अवस्थाओं से है जहाँ मानव की मूल आवश्यकता से भोजन, आश्रय, शिक्षा, मतलब इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आराम से आप कर सकते हो, उसको पढ़ लेना। बस इतना याद रखना, द चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने भी बच्चों के अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। पहला तो ये जिसमें आपका आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति आ गया, और दूसरा आगे पढ़ोगे। दूसरा है बच्चा आपका ये पर्यावरण संबंधी सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकार। इसको प्रायः 3री पीढ़ी का अधिकार भी कहा जाता है, बस इतना याद रख लेना, दैट्स इट। एक बार इसको पढ़ लेना। वैज्ञानिक अध्ययन सामान्यतः व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान कर बच्चों के अधिकारों पर बल देता है, ठीक है। कौन कौन से अधिकार हैं भैया, वैज्ञानिक अध्ययन सामान्यतः व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान करके बच्चों के अधिकारों पर बल देता है। कौन कौन से अधिकार हैं, देखो इनमें से कुछ हैं। वाणी की स्वतंत्रता, भैया बोलो, बच्चे बोलने की स्वतंत्रता है उनको पूरी तरीके से दबा, अब हम उनकी आवाज़ को, हम क्या, कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं कि बच्चों की आवाज़ को दबा सके। विचारों की स्वतंत्रता, अपनी विचार प्रकट करो, भय से मुक्ति, डराना नहीं है। वर्ण की स्वतंत्रता तथा निर्णयन की स्वतंत्रता, अपने शरीर पर स्वामित्व की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा समरवर्ती सूची में है। समरवर्ती आपको पता होगा ना कि ये पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है राज्य सूची, एक होता है आपका ये केंद्र सूची, और जिसमें कि केंद्र क्या काम करेगी वो होता है, और राज्य में जिसमें राज्य का काम करेगी वो होता है। एक होता है बच्चा आपका समरवर्ती, जिसमें ये होता है कि ये दोनों मिलकर जो काम करेगी वो समरवर्ती सूची में आता है, ठीक है। कुछ काम राज्य करेगी, कुछ केंद्र करेगी, लेकिन कुछ काम ऐसे ही हैं जो इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो अभी क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा समरवर्ती सूची, यानी कि शिक्षा का डिसीजन केंद्र भी ले सकती है, राज्य भी ले सकती है, और दोनों मिलकर भी लेंगे, ठीक है।
और जब केंद्र राज्य दोनों की बात आती है तो बच्चा के जो केंद्र है ये ऊपर होता है। पता ही आपको केंद्र ज़्यादा पावरफुल है। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों का संयुक्त दायित्व है। बस इतना ही करना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना इसमें। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का सामूहिक दायित्व है। याद रखना, 6 से 14 वर्ष का जो शिक्षा है वो राज्य भी देगा, मतलब राज्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और साथ ही साथ केंद्र की भी बनती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना, एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, रीड कर लो, पढ़ने की मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बच्चा आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ये सारांश है, ये कुछ आपका ये कहाँ से पुस्तकें लिए ख़त्म हो गया। अब ये आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये शुरू करूँगी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की संगठनात्मक संरचना। ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है बच्चों, और मुझे बता देना कमेंट में कि आपको ये एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर चाहिए या जैसे अलग अलग मतलब 2 दिन में आपको मैं कराती हूँ वैसे चाहिए होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय।